नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। आपने फिल्मों में वो सीन तो देखी होगी, मास्टर के डर से बच्चा मेज़ के नीचे छिपा है। मुझे व्हाट्सएप का इनबॉक्स भी उसी मेज़ की तरह दिखता है जिसके नीचे बहुत से सरकारी कर्मचारी चुपके चुपके छिपा छिपा कर एक आदेश पत्र ठेले जा रहे हैं कि रविश जी देखिए कि जबरन उन्हें रिटायर किया जा रहा है। 50-55 साल की उम्र के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। इसे ऐसे भी देखिए, इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इनबॉक्स में आने वाले मैसेज से राष्ट्रवाद की कितनी ऊर्जा मिला करती थी, मिलती है अभी भी। वो ऊर्जा कहाँ चली गई है? सुबह उठकर 10-12 सरकारी कर्मचारी चुपके से मैसेज क्यों ठेलते हैं कि देखिए 50 साल में हम रिटायर किए जाने वाले हैं। ये कैसे चलेगा? अभी तो हमने मकान भी नहीं बनाया। जैसे उन्हें नहीं, मुझे रिटायर किया जा रहा हो। ये अजीब नहीं है कि जो लोग मुझे रिटायर होते देखना चाहते हैं, पिछले 6 साल से चाहते हैं ये कब रिटायर हो जाए, वही अपने रिटायरमेंट टालने के लिए मुझे ही लिख रहे हैं। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर यह नीति या आदेश ठीक नहीं है तो खुलकर बोलिए कि है कि नहीं। आप अपने से बोलिए, मुझ पर क्यों थोपते हैं? यही वो मैसेज है जो घूम रहा है। कार्मिक मंत्रालय की यह चिट्ठी है, 29 अगस्त की है। पहली पंक्ति यही है कि समय समय पर आदेश दिए जाते रहें, यानी नई बात नहीं है कि कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की जाए। पता लगाने के लिए उक्त कर्मचारी को जनहित में सेवा में रखा जाए या रिटायर कर दिया जाए, इसलिए समीक्षा कीजिए। इसके लिए फंडामेंटल रूल्स का हवाला दिया गया कि प्रशासनिक तंत्र में कुशलता लाने के लिए किया जा सकता है। फिर एक और रूल का हवाला दिया गया है इसमें कि समय से पहले रिटायरमेंट के प्रावधान किस कानून के तहत हो सकते हैं। 30 साल की सेवा के बाद सरकार भी किसी को भी रिटायर कर सकती है। कोरोना के बाद कई राज्यों से भी इस तरह की खबरें आईं। अब कब लोग रिटायर किए जाएंगे, किए भी गए या नहीं, किए जाएंगे या नहीं, या फिर सिर्फ घबराहट पैदा करने के लिए कि यह सब कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि कोई कुछ कहे तब तो उसके आधार पर कहा जाए। कहीं डराने की भी बात हो सकती है। 30 साल की नौकरी के बाद 50 से 55 साल की उम्र में रिटायर किए जा सकते हैं, ये तो सेवा शर्तों में लिखा होगा, आपने देखा होगा। यह भी लिखा है कि जनहित में आप रिटायर किए जा सकते हैं, देश हित में नहीं, जनहित में। एक तरफा गंभीर प्रश्न है एक तरह से। इस पर विचार लतीफ़ा बनाकर मत कीजिएगा कि तो नेता क्यों नहीं रिटायर हो जा रहे हैं। आपकी पेंशन खत्म हो गई आपकी आंखों के सामने। किसी ने आपकी आंखों से काजल चुराई, आपको पता चला। नेताओं की पेंशन बंद नहीं हुई। क्या ये जोक का मुद्दा है? क्या ये उन्हीं वाम दलों के संगठन का मुद्दा है जिनके बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने यह समझाया कि ये देशद्रोही होते हैं? मेरी राय में सीटू नेता तपन सिंह को ये बयान देना ही नहीं चाहिए। उन्हें कहना चाहिए, तपन सिंह से आप सभी सरकारी कर्मचारी कहें कि हम रिटायर हो जाएंगे, लेकिन तपन दा आप हमारे लिए आवाज ना उठाएं, आप देशद्रोही हैं। आर्बिट्ररी पावर ले लिया कुछ अधिकारी ने जो घटाने का। एक नंबर है जो हमारा मांग है, इसको खत्म करो, इसका कोई जरूरत नहीं है इस समय। रादर द गवर्नमेंट सिस्टम को अगर एफिशिएंटली काम करना है टू डिलीवर सर्विस टू पीपल, यही तो गवर्नमेंट मशीनरी का काम है। तो इसको लिए इतना वैकेंसी रहेगा तो एफिशिएंटली नहीं किया जा सकता है। उसको अगर तब्दीली लाने के लिए सारे वैकेंसी पूरा करो। प्रीमैच्योर छुट्टी करना नहीं है किसी को। कितनी वैकेंसी है, कोई अंदाजा है, कोई आंकड़े हैं? इन टर्म्स ऑफ सेवरल लाख। इन रेलवे तो 1.5 लाख 1.25 लाख जैसा वैकेंसी है, और उसका मोर देन 70% है ऑन on safety areas. And recently railway has decided that 50% of those vacancies should be abolished. ये तो साइडलाइन में एक घटना भी घट रहा है और एक ही साथ जो जॉब में है उसको भगा रहा है। तपंदा, जो सरकार का जो आदेश है उसमें ये भी कहा गया है कि ये एक निरंतर परफॉर्मेंस रिव्यू की एक प्रक्रिया है। सरकारी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने की एक प्रक्रिया है और उसके तहत ये मापदंड तय किए गए। परफॉर्मेंस रिव्यू का प्रक्रिया में एक बात रहता है, इन एनी प्रोसेस द कंसर्न पर्सन हु आर ए सब्जेक्ट ऑफ रिव्यू, उसका राइट होता है, अधिकार होता है टू टेल हिज साइड, टू प्लीड हिज साइड। ये सिचुएशन में वो खत्म कर दिया। आपने एक बात कही कि ये बहुत ही मुश्किल समय पर एक ओनली वर्क प्रोविजन रखा जो आप अपील कर सकते हो। अपील करना मतलब डिसीजन हो गया आपको छुट्टी करना, यू मे अपील, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। दैट डज नॉट डिफाइन द राइट ऑफ द एम्प्लॉई। जो हमारे ऊपर कुछ इंजाम लगाया गया, इसका बारे में हमारा साइड भी सुनना पड़ेगा, उसको बाद तुम निर्णय लो।
देखते चलिए कि वास्तविक मुद्दों के लिए कौन बोल रहा है, कौन आगे आ रहा है। एटक यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने भी इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। 9 अगस्त को हमने भारत छोड़ो आंदोलन दिवस था, उसको हमने देश बचाओ दिवस के रूप में मनाया था, और 18 अगस्त को सेव पब्लिक सेक्टर एंटी प्राइवेटाइजेशन डे मनाया था। अब जो हमारा ये अगला पड़ाव है वो पहले आंदोलनों से और ऊंचाई पे होगा। एक एक करके हम लॉकडाउन पीरियड में अपनी एजिटेशंस को अपग्रेड किए हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ाए हैं, मिलिटेंसी बढ़ाए हैं। 23 तारीख को हमारा अगला कदम है। 7 और 8 को BPCL को बेचने का जो गवर्नमेंट का निर्णय है उसके खिलाफ हड़ताल है। BPCL में ऑल ओवर इंडिया में हमने उनको सपोर्ट एक्सटेंड की है। 12 अक्टूबर से डिफेंस सेक्टर वाले हड़ताल पे हैं, उसके लिए हमारी सॉलिडारिटी है। तो हम लड़ेंगे, लड़ाई हमारा एक रास्ता है ट्रेड यूनियंस का। आप तो जानते ही हैं कि इन सारी लड़ाइयों का कवरेज कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, ये तो आपको पता ही है। नीट और जेई की परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट में 6 विपक्षी दलों की सरकारों की याचिका खारिज हो गई है। अब इसे लेकर कन्फ्यूजन में ना रहें। कोर्ट ने भी कह दिया है, यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा की तारीख आ गई है। जो लोग मेज़ के नीचे से मैसेज ठेल रहे हैं मुझे कि आवाज़ उठाइए, उन्हें सवाल है कि परीक्षा दीजिए, परीक्षा होगी। अभी तक सरकार सभी परीक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, वो पीछे नहीं हट रही है। पैटर्न से भी बात समझ जानी चाहिए। जैसे ये लोग पैटर्न से समझ ही नहीं पा रहे हैं। पिछले रविवार से ट्वीट किए जा रहे हैं कि रेलवे की NTPC परीक्षा की तारीख दीजिए, तारीख नहीं मिली। 30 लाख 35 लाख ट्वीट करने के बाद भी अप्रैल 2019 से फॉर्म भरकर बैठे हैं। जो लोग सहायक लोको पायलट की परीक्षा पास कर चुके हैं वे ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला, तो अब ये कह रहे हैं कि 5 सितंबर को शाम 5 बजे सारे बेरोजगार थाली बजाएंगे। अब उस दिन पता चल जाएगा कि कितनी थालियां बजती हैं। तरह तरह के मीम चल रहे हैं ट्विटर पर। इन्हें पता है कि जब पहली बार प्रधानमंत्री के कहने पर जनता ने थाली बजाई थी तो कुछ नहीं हुआ, उनकी उल्टी नौकरी चली गई, थाली बजाने से नौकरी आई नहीं। अब उनके थाली बजाने से क्या होगा। उधर प्रियंका गांधी ने आज फिर इन बेरोजगारों को हक में ट्वीट किया है। बताया है कि SSC CGL 2017 की भर्ती नहीं हुई है। 2020 SSC CGL की भर्तियां नहीं निकली हैं। 5 तारीख को शिक्षक दिवस है, उस दिन उनके पढ़ाए छात्र अपने रोजगार को लेकर थाली बजाएं, ठीक नहीं लगता है। अब आइए मध्य प्रदेश। यहाँ की राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश से शिक्षक भर्ती वाले भी बहुत इनबॉक्स में मैसेज भेजते रहते हैं। इसे समर्थन देने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंच गए। अब ये तो गलत हो गया, कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो गलत। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, कहा कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। वहीं भिंड शहर में बेरोजगारों के धरना प्रदर्शन में जमकर हंगामा हुआ, वहां भी कांग्रेस के नेता थे। कुछ युवाओं ने कांग्रेस पर उनके कार्यक्रम को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए झूमा झटकी कर दी। झूमा झटकी एक नया शब्द चलता है। यही नहीं, नौबत हाथापाई तक पहुंची। कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके साथ हाथापाई की है। ये जो युवा हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर बहुत सचेत हैं कि उनके प्रदर्शन को किसी भी प्रकार से कांग्रेस प्रायोजित ना लगे। वो प्रायोजित लगता है तब भी इनकी मांग पर कुछ नहीं होता है, वो प्रायोजित नहीं लगता है तब भी इनकी मांग पर कुछ नहीं होता है। मगर दोनों ही स्थितियों में ये युवा लगते हैं जो पिछले 4 साल से 5 साल से नौकरियों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, PMC बैंक के खाताधारक 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। मीडिया में स्टोरी गायब। उनके ख्याल का भरोसा दिया गया था, याद है आपको, मगर उनका वापस पैसा नहीं मिला। इस बीच सदमे और तनाव से इन लोगों का दावा है कि 60 से अधिक PMC खाता धारकों की मौत हो गई है। मुंबई में रिजर्व बैंक के सामने आज PMC खाता धारकों का प्रदर्शन हुआ। मुंबई के RBI दफ्तर के बाहर PMC बैंक के खाता धारक थाली पीट कर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। 11 महीने बीतने के बावजूद लाखों खाता धारकों को उनके पैसे नहीं मिले हैं और घर चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रमिला शर्मा लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती हैं। पूरे जीवन की जमा पूंजी को उन्होंने इस बैंक में रखा था। पैसे अब नहीं मिल रहे हैं। इनका बेटा दिव्यांग है, 2 बेटियां हैं, उनकी शादी कैसे करें ये पता नहीं।
11 महीना 10 महीने से हम कैसे बिता रहे हैं, जिंदगी कर रहे हैं, कुछ हम लोग को नहीं पता है। मेरी लड़की की कैसी जिंदगी बीत रही है पता नहीं। मेरे लड़के को फिट आ रहा है, मेरे लड़के की तबीयत खराब है, मैं कहाँ लेके जाऊँ? जहाँ जाऊंगी वहाँ तो सब पैसे मांगेंगे ना, मैं कहाँ से पैसे ला कर दूँ? कोई मुझे 1500 रुपए ही देगा ना। मेहनत के पैसे हमारे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। 57 साल के गुरविंदर सिंह देख नहीं सकते हैं। बैंक में करीब 65 लाख रुपए थे, उसके ब्याज से ही घर चलता था। अब अपनी और अपने घर वालों की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज बंद है। सर परेशानी अभी आप समझ लो 2 की जगह आधी रोटी खा के गुजारा करना है, वैसे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है ज़िंदगी से। तो मैं बोलना नहीं चाहता, इतनी दिक्कत में हम लोग अभी। मुझे भी ब्लड प्रेशर की मेरी मेडिसिन आती हैं, कम से कम हमारी दोनों की मिला के 3000 की 2500 की महीने की मेडिसिन आती हैं, जो कि अभी हम मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर की बंद नहीं करनी है, महंगी है, तो अभी अल्टरनेटिव ड्रेस लेनी चालू कर दिया। तो एक रिस्क है अपनी जान का, बट अभी क्या करें। इस तरह के और भी कई खाता धारक हैं जिनकी परेशानी बहुत बढ़ गई है। लॉकडाउन में कई लोगों ने अपना रोजगार खोया है, पैसे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मैं तो कहूँगा कि मैं कोरोना का शुक्रगुजार हूँ कि जब से कोरोना हुआ तो हमें गुरुद्वारों से 3 महीने तक राशन मिला। 3 महीने तक हमने गुरुद्वारों से राशन खाया, गुरुद्वारों की सपोर्ट से हमने ये किया। अब वो बंद हो गया है और अब हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 4 दिन से हम लोग खिचड़ी खा रहे हैं और ये खिचड़ी भी कितना दिन तक खाएंगे। और मेरे को अपनी लड़की की फ़ीस भरनी है। वो लड़की मेरी बीएड कर रही है गांव में, उसकी कम से कम 50,000 रुपये फ़ीस है। वो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पे स्किन में इन्फेक्शन आते जा रहे हैं, उसकी मैं ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। क्योंकि अभी खाने के लिए पैसे नहीं है तो कहाँ से लाएँ? कभी चप्पलें टूट जाती हैं, कभी कपड़े फट जाते हैं, हम कहाँ से लाएँ? ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत की। और किराए के घर में हम रहते हैं, कभी मकान मालिक भी हमको गाली देता है कि है ना, आप किराया कब भर रहे हो, किराया कब भर रहे हो। पिछले कई महीनों से खाता धारक आरबीआई से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार इन्हें जल्द राहत देने का भरोसा दिया जाता है, पर होता कुछ नहीं। लिहाजा लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कोरोना काल में प्रशासन लोगों से कहती है कि घर के बाहर ना निकलें, लेकिन उसी प्रशासन और बैंक की कमी की वजह से ये लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कोरोना काल में वैसे ही लोगों के पास पैसे नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे ज़रूर थे, लेकिन प्रशासन और बैंक की नाकामी की वजह से अब इन्हें नहीं पता कि ये क्या करें, और इसलिए सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने सुना सोहित की इस रिपोर्ट में लोग किस हद तक परेशान हैं। ऐसा लगता है कि नागरिकों की कोई अहमियत नहीं रही, उनकी कोई हैसियत नहीं रही। एक पैटर्न समझिए, इन तस्वीरों को न्यूज़ चैनलों पर बेवजह अश्लीलता फैलाकर गायब किया जा रहा है ताकि असली जनता जो परेशान है वो ना दिखे। एक जनता है जो साधन संपन्न जनता है, जिसके पैसे बैंक में डूब गए हैं, वो अपना पैसा 1 साल से नहीं ले पा रही है। और वो गुरुद्वारों पर, वो तो कहिए कि इस देश में गुरुद्वारे हैं जो लोगों की मदद कर देते हैं, तो उनके दिए गए अनाज से 3 महीने का भोजन उनका चलता है। और एक जनता है जिनके खाते में 500 रुपए भेजकर उनकी भी गरीबी का स्तर वहीं बनाकर रखना है और 500 रुपए भेजकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का श्रेय लेना है। तो ये 2 खेल अगर आप समझ जाएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से एक जनता को दूसरी जनता से कैंसिल किया जा रहा है, और दोनों ही जनता नजर ना आए इसलिए न्यूज चैनलों के जरिए अश्लीलता फैलाई जा रही है। इन चैनलों के जरिए आपके खूबसूरत लोकतंत्र की जो हत्या हुई है वो एक दिन आपको दिखेगी। आज आपको नहीं दिख रही है, लेकिन दिखेगी एक दिन। इसीलिए ये सारा खेल हो रहा है कि इस तरह से ये लोग परेशान हैं कि लोगों की अपनी हैसियत देखिए, उनकी जिंदगी देखिए, उनका इकबाल देखिए, उनकी गरिमा देखिए, सब ध्वस्त की जा चुकी है, जबकि उनका ही पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। कोई जरा भी मेहनत करता तो उनके पैसे को दिया जा सकता था। यूपी के लखीमपुर खीरी की ये रिपोर्ट हम कैसे बताएं। 19 दिन में यह तीसरी घटना है जब एक बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है। इस मामले में जो आरोपी है, पहले उसकी पत्नी के साथ हत्या की गई। वो बदला लेने के लिए आरोपी के 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उसी जगह पर हत्या करता है। इस तरह की नफरत, इस तरह की हिंसा जिस समाज में भरी हो, उस समाज में मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी ही अयोध्या के मंच से कह सकते हैं 5 अगस्त को कि नए भारत का उदय हुआ है। गन्ने के खेत में 3 साल की मासूम बच्ची की लाश मिली तो लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। घर में कोहराम मच गया। बच्ची 1 रोज पहले से गायब थी।
घर वालों को गांव के ही एक शख्स पे शक था जिसकी उनसे रंजिश चल रही है। सूचना पे एक टीम वहाँ पे पहुंची और अन्य टीमें आ ही रही थी रास्ते में कि उसी दौरान गन्ने के खेत की तरफ जो है अभियुक्त भागता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद जो उसने पुलिस पे फायर भी किया, उसका पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम सुखराम है। गन्ने के खेत में जिस जगह बच्ची की लाश मिली थी उसी जगह 4 साल पहले आरोपी की पत्नी की हत्या हुई थी। इस हत्या में बच्ची के ताऊ को जेल हुई थी, जो अब जमानत पे बाहर हैं। गांव के लोग कहते हैं कि दोनों परिवारों में समझौते की कोशिशें हो रही थीं, लेकिन आरोपी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन उसने पत्नी की मौत का बदला हत्या के आरोपी से नहीं बल्कि उसकी 3 साल की मासूम भतीजी से लिया। ये एक सामाजिक और मानसिक जो विकृति है, ये उसका एक सामने निकल के आ रहा है। इस प्रकार के अपराधों को पुलिस के द्वारा अभियान चला के भी इसमें हम लोग प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इसमें सामाजिक जागरूकता, एक जो इंसानियत है, उन सब चीज़ों पे भी जो है आवश्यकता है समाज को अपने आप को वापस। लखीमपुर खीरी में 19 दिन में छोटी बच्चियों से रेप और गैंग रेप और हत्या की यह तीसरी वारदात है। 14 अगस्त को एक 13 साल की बच्ची के साथ 2 लोगों ने रेप कर हत्या कर दी। 25 अगस्त को एक 18 साल की दलित बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। 2 सितंबर को 3 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या हो गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी 25 अगस्त को लखीमपुर में दलित बच्ची से रेप और हत्या पे 27 अगस्त को प्रदेश सरकार को नोटिस भेजी हुई है। विपक्ष भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार पे हमलावर है। लखीमपुर की ये इसी 1 महीने के अंदर ये तीसरी घटना है। तो आखिर कानून व्यवस्था कहाँ है? पुलिस निर्दोष को पकड़ करके मार रही है, 3rd डिग्री दे रही है, वो मर जा रहा है। अपराधियों के साथ चाय पी रही है, लड्डू खा रही है। यही योगी जी का जंगल राज है। और जब गुनाह नहीं रुक रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी गुनाहों के देवता हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी लखीमपुर की घटना पे फेसबुक पे टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि लखीमपुर में पिछले 20 दिनों के भीतर तीसरी घटना, 3 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, अयोध्या में बस में रेप, महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं और यूपी सरकार आंकड़े छिपा रही है। यही गति रही तो सरकार को अपना चेहरा छिपाना मुश्किल हो जाएगा। पूरा जंगल राज बना दिया है। किसी मर्द के गुनाह का बदला उसके घर की महिलाओं और बच्चियों से लेना एक विकृत पितृसत्तात्मक सोच का नतीजा है। और इस तरह की घटनाओं का बार बार होना सिर्फ कानून व्यवस्था का ही मसला नहीं है, बल्कि एक लंबे अरसे में एक पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बैठ जाने का भी परिणाम है। लखीमपुर में प्रतीक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। कमाल की बात बिल्कुल सही है कि हम इस तरह की स्थिति में पहुंचे हैं जहां न्यायिक व्यवस्था से लेकर पुलिस की जांच व्यवस्था हर जगह हर चीज़ ध्वस्त नजर आती है। देश की बात की इन रिपोर्ट को देखते हुए क्या आपको अपना देश समझ में आता है? क्या आपको कहीं नया भारत नज़र आता है? कोई विश्व गुरु है नज़र आता है जो बिना कोई कंपटीशन दिए खुद को विश्व गुरु डिक्लेयर किए जा रहा है? कुछ समझ में आता है आपको कि कब तक इस तरह की स्थितियों के साथ हम चिपके रहेंगे और इससे मुक्ति कब मिलेगी? अब ये रिपोर्ट भी देखिए मध्य प्रदेश के शहडोल की है, लेकिन उससे पहले याद कीजिए नेताओं के भाषणों में और उनके ट्विटर हैंडल पर जाके देखिए तो एक दूसरे किस्म का मुल्क आपको मिलेगा जो पूरी तरह से सैनिटाइज्ड है, जो वास्तविकता में है ही नहीं। फोन तो मैडम एक की रही, मैडम की रही। ये क्या की थी? वो बोली कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और घर सभी सदस्यों का नाम पूछी। तो मैं सभी सदस्यों का नाम बताया। फिर आप फिर क्या बोली आपको आगे? फिर मैं बोला मैडम कि कहाँ जाना पड़ेगा, तो बोली कि मेडिकल कॉलेज से आपको फ़ोन आएगा। बात हुई तो वो बोले कि यदि आपके पास सुविधा हो तो निकल जाइए, हमको थोड़ा समय लगेगा, गाड़ी अभी व्यस्त है। तो हम बोले ठीक है साहब, हमारे पास साइकिल है, हम निकल जाएंगे उसी से। काहे में जा रहे हैं सर?
काहे में जा रहे हो मेडिकल कॉलेज? साइकिल से। तो यहाँ से डॉक्टर के द्वारा बुलाया गया कि आप जैसे में वैसे आ जाइए। हाँ, साइकिल से आ जाइए। हाँ, साइकिल से आ जाइए बोले। हमारे अनेक अधिकारी यहाँ तक कि सेक्टर लेवल के, जिला लेवल के, इवन कलेक्टर महोदय भी सबकी बात सुनते हैं और हम लोगों को प्रॉपर निर्देश देते हैं। और हमारे पास संसाधनों की किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि पूरे जिले के संभाग के सारे संसाधन प्रशासन के द्वारा हमको उपलब्ध हैं और उनको लेने के हमारे पास अधिकार है। कोरोना के मामले में भारत दुनिया में चोटी के 3 देशों में आ गया है। जल्दी ही दूसरे नंबर पर भी आने की आशंका जताई जा रही है। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 68,472 हो गई है। 3 दिनों से 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। कुल केस की संख्या 39 लाख पार कर चुकी है और 30 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि कोरोना से दुनिया भर में 7,000 हेल्थ वर्कर की मौत हुई है। न्यूजीलैंड में 3 महीने में पहली बार कोरोना से किसी की मौत हुई है। इस भ्रम में ना रहें कि बच्चे कोरोना से बिल्कुल सुरक्षित हैं। ऐसे दावे कुछ अध्ययन के जरिए किए गए थे, लेकिन मुंबई में अब तक 9 साल से छोटे 2,671 बच्चे पॉजिटिव हुए हैं। वहीं 9 साल से छोटे 12 बच्चों की अब तक मौतें हुई हैं। इधर एक अध्ययन और कहता है कि बिना लक्षण वाले बच्चे तेजी से कोरोना फैलाते हैं। पूजा की रिपोर्ट। कोरोना के खौफ से बेखबर नन्हे मासूम बच्चे यूं बिना मास्क बाहर न निकलें, ये जिम्मेदारी माता पिता की ही है। पर इस पिता की भी सुनिए। बच्चा मास्क लगाता हूँ, मास्क पहनता नहीं है, निकाल कर फेंक देता है। तो अभी क्या करे, बाप परेशान, माँ परेशान, सब परेशान। तो अभी कैसे लगाऊं? छोटा बच्चा, उसको क्या मालूम कैसे मास्क लगाया जाता है। ले लेता है भले, लेकिन लगाता नहीं है। कई स्टडी में छोटे बच्चों को इस वायरस से सुरक्षित बताया गया, लेकिन मुंबई के आंकड़े जरा सोचने पर मजबूर करते हैं। मुंबई में 9 साल से कम उम्र के 2,671 बच्चे अब तक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और 12 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। मुंबई में सायन इलाके के एक वरिष्ठ डॉक्टर के पास भी ऐसे मामले पहुंचे हैं। एक बच्चा मेरे पास आया था जो 7 साल का बच्चा था, जुलाब उल्टी थी, तेज बुखार था, 2 दिन की बीमारी थी। बच्चा शॉक में था। जब ये आया मेरे पास तभी उसके पल्सेस वीक थे, बच्चा सुस्त था, डिहाइड्रेशन में था। उसको मैंने बोला कि एडमिट हो जाओ, तो लेकिन पेरेंट्स डरे हुए थे, बच्चा धारावी से था। तो मैंने बोला कि कोई बड़ी अस्पताल में भर्ती करो, जैसे कि सायन है या वाडिया है। लेकिन वो बोले कि यहाँ सायन या वाडिया में कोरोना के मरीज़ है, तो हम वहाँ भर्ती नहीं करेंगे। वो लोग कहीं आजू बाजू में एडमिट किए, वो बच्चा 2 दिन में एक्सपायर हो गया था। फोर्टिस के एक अस्पताल में मार्च से अब तक कोविड के 50 से ज्यादा नन्हे मरीज भर्ती हुए हैं। फोर्टिस का एक्सपीरियंस बताया जाए, जो फोर्टिस वाशी हॉस्पिटल है, उधर अब तक मार्च से लेकर अभी तक 50 to 60 पेशेंट्स का एडमिशन कर चुके हैं हम, और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे अच्छे से रिकवर होके गए हैं। जनरली जो कोविड-19 के जो प्रेजेंटेशन रहता है बच्चों में, वो असिम्टोमेटिक और काफ़ी माइल्ड भी रहता है। 90% to 95% ऑफ द पेशेंट प्रेजेंट विथ एनी अदर वायरल इलनेस लाइक कफ, कोल्ड, फीवर। जो सीवियर डिसीजेस रहते हैं बच्चों में, जनरली ऐसे बच्चों को अंडरलाइन इलनेसेस रहते हैं, जैसे क्रोनिक लंग, लीवर और हार्ट डिसीजेस रह सकते हैं इन बच्चों में, उनमें सिवियरिटी ज़्यादा रहती है। मुंबई में बच्चों के पॉजिटिव होने की दर जहां 2% से कम है, तो मौत की दर 1% भी नहीं। लेकिन कई विदेशी शोध यानी कि रिसर्च में पाया गया है कि बिना लक्षण वाले बच्चों से इसका वायरस तेजी से फैलता है। मुंबई के डॉक्टर भी ये मानते हैं। एसिम्टोमेटिक बच्चा जिसको कोविड-19 का प्रादुर्भाव है और एक पेशेंट, एडल्ट पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो कोविड-19 वायरस का जो वायरल लोड है या जो विषाणु का प्रमाण है, वो असिम्टोमेटिक बच्चा जो घर पे बैठा हुआ है या विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन है, उसमें ज़्यादा पाया गया है। तो वायरल लोड जो है बच्चों में ज़्यादा पाया गया है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो इस कारण से जो वायरल स्प्रेड है, बट ऑब्वियसली बच्चों की वजह से ज़्यादा रहने के चांसेस है। बच्चों में कोविड के असर पर दुनिया भर में स्टडी जारी है, पर ऐसी तस्वीरें बच्चों के साथ साथ घर के बुजुर्गों के लिए भी चिंतित करती हैं।
मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत में मुरथल के 2 मशहूर ढाबे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी और गरम धरम ढाबे पर 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन दोनों ढाबों को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। यहां मिलाकर 75 कर्मचारी संक्रमित हुए हैं और यहां के सभी कर्मचारियों का RT-PCR टेस्ट किया गया है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। अगर आप पिछले 5 दिनों में मुरथल के मशहूर ढाबों में पराठे का स्वाद लेने वहां गए हों तो अपना कोविड टेस्ट करा लें। यहां कोरोना का कहर बरपा है। सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है, जिसमें खाना बनाने वाले और खिलाने वाले भी शामिल हैं। सुखदेव ढाबे के ठीक बगल में ये गरम धरम ढाबा है। यहाँ के भी 10 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आवाजाही इन ढाबों पर अनलॉक के बाद में काफ़ी बढ़ गई थी, तो जो भी सामाजिक दूरी के पालन की हो या सैनिटाइजेशन की जो हिदायतें थी सरकार की, वो भी फील्ड पे एनफोर्स करवाई जा रही थी। और बार बार हमारी फील्ड लेवल टीम्स इनको विजिट भी कर रही थी, तो हमने सोचा अभी ये क्योंकि एक हाई रिस्क ग्रुप हो गए ढाबा आज के टाइम में, उसी के तहत ये सैम्पलिंग करवाई गई थी। और इसमें सुखदेव अमृत ढाबा से 65 और गरम धरम ढाबा से 10 पॉजिटिव केसेज मिले थे। उसके बाद एहतियातन दोनों ढाबों को सील कर दिया गया था और जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स में जो आए थे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम जारी है और ढाबों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सबसे डराने वाली बात यह है कि पिछले 5 दिनों में सुखदेव ढाबे में 10,000 से ज्यादा लोग खाना खाने आए थे। ऐसे में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि जो भी इन ढाबे पे खाना खा के गए हैं या इनके संपर्क में आए हैं, वो अपने स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करें, अपने आप को जहाँ तक संभव हो आइसोलेट करें और यदि करवा सके तो अपना कोरोना का टेस्ट भी जरूर करवा लें। NH 44 पर बना सुखदेव ढाबा अपने पराठों और सफेद मक्खन के लिए मशहूर है। यहाँ लोग दिल्ली और आसपास के इलाकों से पिकनिक मनाने भी आते हैं। आम दिनों में शनिवार और रविवार तो यहाँ पार्किंग की जगह तक नहीं मिलती। सुखदेव ढाबे के अलावा हाईवे पर हवेली, गुलशन जैसे और भी आलीशान ढाबे हैं जहाँ प्रशासन कोविड टेस्ट कराने जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आए शनिवार और रविवार कि यहाँ रात में ट्रैफिक हो गया था। तो समझिए लोग भले ही इस बीमारी को थोड़ा सा हल्के में तौलने लगे हों, पर सोचिए कि यहाँ पर काम करने वाले, खाना बनाने वाले, खाना परोसने वाले कोविड पॉजिटिव हैं। भले ही वो एसिम्प्टोमेटिक हों, लेकिन वायरस उनसे फैल सकता है, आपके घरों तक पहुँच सकता है। तो ऐसे में बेहद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हर रोज़ भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं और हर रोज़ सैकड़ों लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। घर पर रहें, जितना हो सकता है घर पर ही खाना खाएं। सोनीपत में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के कई लोग बता रहे हैं कि कान में जाकर कहने की आदत से पीछा ही नहीं छूट रहा है। जब भी कोई किसी से मिलने जा रहा है, 6 फीट की दूरी की बजाय वो चाहता है कान में आकर कहें। तो ऐसे लोगों से बचिए, समझाइए। मार्च के महीने में वियतनाम ने कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए एक बड़ा अच्छा एनिमेशन वीडियो बनाया। उस वीडियो की कई भाषाओं में अनुवाद किए गए, काफ़ी तारीफ हुई। ये पहली सूचना है। दूसरी सूचना जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त के महीने में अपने ट्विटर हैंडल से एक इसी तरह का वीडियो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ट्वीट किया है। पंडित
പച്ചക്കറി സവാള തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി आम लोगों की जिंदगी का संघर्ष बढ़ गया है, लेकिन नेताओं का संघर्ष वहीं अटका हुआ है, मेरे राम बनाम तेरे राम में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब वहां पर ज़मीनी मुद्दों पर चर्चा नहीं है। बीजेपी श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास के बाद अब उपचुनाव वाली विधानसभा में रामशिला पूजन यात्राएं निकाल रही हैं। अब पूजा हो गया तो ये क्यों कर रहे हैं? वहीं कांग्रेस पहले ही हनुमान चालीसा पाठ से राम मंदिर शिलान्यास के लिए आयोजन कर चुकी है, तो आप लोगों का भरण पोषण हो जाएगा इससे, तो यही दिन रात कीजिए ठीक से। विकास की बात करने वाली बीजेपी उपचुनाव आते ही रामलला के नाम पर वोट मांगने में जुट गई है। सागर की सुर्खी विधानसभा सीट से चांदी और अष्टधातु की रामशिलाओं को 5 रथों में बिठाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रामशिला का पूजन कराया गया। गांव-गांव में से 2 से 11 सितंबर तक भेजा जा रहा है। लक्ष्य 300 गांवों तक रथ पहुंचाने का है। ये रामशिलाएं पूरी विधानसभा में 11 दिन करीब 300 गांव में निकलेंगी। बड़ा ये हर्ष है लोगों में, बहुत खुशकिस्मत है हम लोग कि रामशिलाओं की चरण वंदना करने का हम लोगों को अवसर मिल रहा है और विधानसभा के लोग आनंदित हैं, इंतजार कर रहे हैं कब रामशिलाएं हमारे गांव में पहुंचें। और आज पूजन किया है और इसके बाद में दूसरी विधानसभा में भी ये रामशिलाएं लोग भक्त लोग उनको आमंत्रित करेंगे तो वहाँ भी जाएंगे। 11 सितंबर को सारे रथ सागर वापस आ जाएंगे, जिसके बाद शिला को अयोध्या भेजा जाएगा। कोरोना काल में मध्य प्रदेश कई चुनौतियों से भले ही जूझ रहा हो, लेकिन कांग्रेस को भी राम भक्ति में ही सत्ता का रास्ता दिख रहा है। पार्टी ने पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर अपने मुख्यालय पर शिलान्यास के लिए बैंड बाजा बजाया। हालांकि दोनों दल खुद को राम भक्त बता रहे हैं, दूसरे को अवसरवादी। अब तुम पाखंड गोविंद राजपूत क्यों कर रहे हो भाई? राम मंदिर बन रहा है, तुम्हारे घर के पास के राम मंदिर में कलर वलर ही करा दो, झाड़ू पोछी करा दो। तो लोग अब ये पाखंड, जब चुनाव आ गए अभी तक तो गांव में गए नहीं थे, हैं 1.25 साल 1.5 साल तो गांव में गए नहीं, लोगों से मिले नहीं। अब भगवान राम का सहारा लेके वैतरणी पार करना चाहते हो, वहाँ की जनता सबक सिखा देगी इस बार। मुझे अच्छा लगता कमलनाथ जी जब कांग्रेस की उन नीतियों के खिलाफ बोल देते जिसके कारण इतने सालों से राम मंदिर नहीं बना। ये मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलता। और कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं जनता को तो बेवकूफ़ बना लिया, राम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भले ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान न किया हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दोनों के लिए सहारा राम नाम ही है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में ज़मीनी मुद्दों से ज़्यादा कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला मेरे राम बनाम तेरे राम हो गया है। सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। क्या आपको वाकई इस तरह की आसान राजनीति चाहिए थी, जहां शिक्षा, चिकित्सा, पढ़ाई पर बातें ना हो और राम के बहाने दोनों का बेड़ा पार हो जाए? मुबारक हो आपको। हम ब्रेक लेते हैं। সংবাদকদের মাধ্যমে পড়াশোনা করতে হচ্ছে, অনলাইন বুকিংটা করলেন না। আমরা দেখলাম গোসাবা থেকে আপনারা মঞ্চ দেখেই বুঝছেন এখনো কৈলাসজির আশা বাকি আছে। আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। শুটিং কর্মীরা সমস্ত মানুষের পাশে দেখেছি। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि किसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री को भी इजाज़त नहीं है कि वो सामाजिक दूरी का पालन ना करें। अगर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सारे दलों के कार्यकर्ताओं का यही हाल, अगर इस तरह से समाज में करेंगे तो फिर हम इस महामारी से कैसे लड़ेंगे?
एशियन चैंपियनशिप में खो खो में सोने का तमगा जीतने के बाद 3 साल पहले जूही झा जब मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से सम्मानित हुई तो परिवार के पास इंदौर से भोपाल आने के लिए ट्रेन में रिजर्वेशन करवाने के पैसे नहीं थे। जनरल डिब्बे में आई, अवार्ड लिया, चली गईं। 12 साल तक सुलभ शौचालय में काम करने वाले पिता और 5 लोगों का परिवार इंदौर के कमरे में रहा। लगा अब संघर्ष खत्म हो गया है, लेकिन ये संघर्ष अब मंत्रालय की फाइलों में है। 3 साल पहले जब जूही झा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश के लिए खेल रही थीं, तब परिवार के सिर से सुलभ शौचालय का छोटा एक कमरा भी चला गया। अब इंदौर में बाणगंगा के झोपड़े में रहती हैं। 2018 में तत्कालीन खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से उन्हें नवाजा, लेकिन अब पिछले 2 साल से नौकरी के लिए वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। सरकारी नियमों के तहत विक्रम पुरस्कार विजेताओं को शासकीय नौकरी मिलती है, लेकिन जूही सिर्फ इंतजार ही करती रहीं। कुछ साल पहले एक निजी स्कूल में नौकरी मिली। स्कूल को लगा सरकारी नौकरी मिलने पर वो बीच सत्र में चली जाएंगी, तो उन्होंने भी नौकरी से हटा दिया। इसी कारण स्कूल वालों ने बोला कि अब 1 साल में तुमको गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो तुम हमारे स्कूल छोड़ दोगे और फिर गवर्नमेंट जॉब में चले जाओगे, तो हम बीच में कहाँ से ढूंढेंगे दूसरा स्पोर्ट्स टीचर। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं आप छोड़ दो अभी स्कूल, तो इसलिए मेरे को उस टाइम भी स्कूल से फिर हटना भी पड़ा। परिश्रम करने के बाद ये बच्ची इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गई है। जूही के पिता सुबोध कुमार झा इंदौर के सुलभ शौचालय में काम करते थे। एक छोटे से कमरे में 5 लोगों का परिवार 10 साल से ज्यादा वक्त तक रहा। मां रानी देवी झा सिलाई करके घर में मदद करती थीं। इस मामले में खेल मंत्रालय ने कहा है कि उनकी जानकारी में ये बात है। संयुक्त संचालक डॉक्टर विनोद प्रधान ने बताया कि शासन के स्तर पर विक्रम पुरस्कार के बाद उत्कृष्ट घोषित करने की प्रक्रिया वल्लभ भवन में होती है। हर विभाग से जानकारी एकत्र की जाती है। वो बताते हैं कि कितनी वैकेंसी उस विभाग में है। अगले हफ्ते तक इस मामले में निराकरण हो सकता है। 1.5 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस अब कह रही है कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय न हो। पुरस्कार लेकर नौकरी की आस में जूही 3 सरकारें देख चुकी है। अब देखना है सरकारी अधिकारियों की संवेदनाएं कब जगती हैं, फाइल कब रफ्तार पकड़ती है। इंदौर से समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। इस तरह की रिपोर्ट देखते हुए आपको अपना देश कुछ समझ में आता है। आखिर ये किस तरह का सिस्टम है जो सिर्फ फाइलें बनाता है, और फाइलें हटाने के नाम पर कुछ लोग सिस्टम को भी ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। शुरू पहले सेगमेंट से लेकर आखिरी सेगमेंट तक पहुंचते पहुंचते आपको यही लगेगा कि आम आदमी कितना संघर्ष कर रहा है। जिस सिस्टम को, जिस सरकार को इतने आदर के साथ चुनता है, कई बार ठुकराए जाने के बाद भी उसमें अपना विश्वास व्यक्त करता है, उस सिस्टम की हालत देखिए कि उसके साथ कैसा बर्ताव करता है। तो आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।